नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला परीक्षण 2023 के अंत तक या 2024 के आरंभ में किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने डिजिटल भुगतान, स्वच्छता, टीकाकरण अभियान और महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी की विकास पहल की सराहना की। आज हिंदी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। INS सतपुड़ा कई देशों के सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पहुंचा और महिला क्रिकेट में भारत ने डर्बी में दूसरे T20 में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन समूह के साथ 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गांधीनगर में कल केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों कंपनी गुजरात में इकाई के निर्माण के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे लगभग 10 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस समझौता ज्ञापन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि इससे देश में सहायक उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सरकार के प्रयासों में निर्यात की बड़ी भूमिका है। श्री गोयल ने कहा कि यही परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में व्यक्त की। पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत के विकास की संभावनाओं में विश्व का बहुत अधिक भरोसा है। उन्होंने कहा कि विश्व पहले से ही भारत को एक महाशक्ति मानता है। श्री गोयल ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में आधारभूत बदलावों के बारे में प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान में समरकंद जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में इसके सदस्य देश, प्रेक्षक देश, SCO के महासचिव, क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यनिदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। बैठक के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों से इस संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री शिखर बैठक से अलग कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला परीक्षण वर्ष 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली परीक्षण उड़ान के बाद व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। रोबोट ये सुनिश्चित करेगा कि गगनयान मिशन की उड़ान बाधा रहित हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 2 मिशन के आधार पर हमारे अंतरिक्ष यात्री तीसरे मिशन में जाएंगे। हमारा प्रयास है कि इसी साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल के आरंभ में एक पहला ट्रायल
फिर दूसरा जो ट्रायल होगा उसमें एक रोबो जाएगा, वायोमित्र, एक फीमेल रोबो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें ये भी सुनिश्चित करना कि जब फाइनल गगनयान जाता है तो उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से फूल प्रूफ रहे और उसकी वापसी भी उसी तरह से अनइवेंटफुल सामान्य तौर पर हो जैसे कि हमने उसकी योजना बनाई है। इसलिए असल गगनयान से पहले 2 और ट्रायल शायद अगले वर्ष में कर लेंगे और विलंब हुआ है कोविड के कारण। अगले साल के अंत तक तो शायद संभव ना हो, लेकिन 2024 को प्रयास रहेगा। अंतरिक्ष में गगनयान भेजने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। निक्षय अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के 5 दिन में 1,90,000 से अधिक तपेदिक रोगियों को गोद लिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश जन भागीदारी के माध्यम से टीबी मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन के लिए टीबी मुक्त भारत की अभियान शुरुआत की थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने निक्षय के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का 1-1 रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। जागृति का कहना है कि विज्ञापन जो सही या वास्तविक ना हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भुगतान, स्वच्छता, टीकाकरण अभियान, महिला सशक्तिकरण जैसे विकास अभियानों की प्रशंसा की है। एक समाचार चैनल के साथ भेंटवार्ता में श्री बिल गेट्स ने कहा कि भारत में महिला स्व सहायता समूहों और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम कई महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक हैं। श्री गेट्स ने कहा कि भारत में हाल में कई अच्छे कार्य किए गए हैं और विश्व भारत के पहली बार किए जा रहे इन कार्यों से सीख रहा है। उन्होंने विश्व में भारत की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है और कंपनियां इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। एक रिपोर्ट। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी दिवस देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस को पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा के नाम से जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक विशेष कविता हिंदी को कुछ इस तरह बयां करती है। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार,
राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी ने बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरग से डोला, कह कैदी कविराय मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में अमित शाह ने उन महान विभूतियों को नमन किया है जिन्होंने हिंदी के संरक्षण और प्रचार में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के समानांतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत विश्व नेता बनने की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंदी सबसे शक्तिशाली भाषा बनकर उभरी है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि हिंदी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के जन जन तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी। उन्होंने कहा कि आज नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदी विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना चुकी है और उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत के पहले मानव रहित मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला परीक्षण 2023 के अंत तक या 2024 के आरंभ में किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने डिजिटल भुगतान, स्वच्छता, टीकाकरण अभियान और महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी की विकास की पहल की सराहना की। आज हिंदी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आईएनएस सतपुड़ा कई देशों के सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पहुंचा। और महिला क्रिकेट में भारत ने डर्बी में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो ऑल इंडिया रेडियो की पेशकश अभ्यास है आपके लिए। इस बार का विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आप अपने सवाल हमें 14 सितंबर तक व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आईएनएस सतपुड़ा और भारतीय नौसेना का एक समुद्री गश्ती विमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 देशों की नौसेनाओं के जहाज और विमान शामिल हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास में भाग लेकर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी सफल भागीदारी के बाद स्वदेश लौट आई है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 सुखोई Su-30 MKI और 2 C-17 विमान शामिल थे। भारत ने 3 2020 महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। कल रात डर्बी में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 146 रन बनाकर मैच जीत लिया। दोनों देशों के बीच श्रृंखला का अंतिम 2020 मैच कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के बाद दोनों टीम 3 एकदिवसीय मैच भी खेलेंगी। और अब सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत प्रस्तुत है। भारत में
चीता परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये जो चीता नामीबिया से लाए जा रहे हैं पहले बैच में और उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे, इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट जो पहली बार विश्व में कोई देश कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ देश में चीता पहले होता था और बाद में इसको विलुप्त हो गया और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जंगलों की बेतहाशा कटाई हुई है और उनके जो निवास थे उनका नाश हुआ है और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स थे, जो जानवर थे, उनका बेरहमी से शिकार किया गया। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि सन 1952 में इसको एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज घोषित कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अब 70 साल बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो चीता हैं उनको यहाँ फिर से लाया जाए और फिर बसावट की जाए और फिर से उनकी जो संख्या है, जंगली जो अभ्यारण्य है, उनके अंदर बढ़ाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं और इसको बड़ी सावधानी से और वैज्ञानिकों की और टेक्निकल लोगों की सुपरविजन में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें IUCN भी संलग्न है और हमारे यहाँ से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट भी पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो वहाँ से लाए जाएंगे चीता, उनको हवाई जहाज के द्वारा जयपुर लाया जाएगा और उसके बाद जयपुर से सड़क के द्वारा वातानुकूलित गाड़ियों में उनको उनो वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य में लाया जाएगा और यहाँ पर उनके लिए सुरक्षित 10 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसको कि इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से भी सज्जित किया गया है और वहाँ पर कोई किसी किस्म का विघ्न डाले और किसी किस्म से इनको प्रतिस्पर्धा न हो दूसरे एनिमल्स के साथ में, खास तौर से लेपर्ड के साथ में। तो लेपर्ड फ्री एरिया बनाया गया है और इस ऊनो के अंदर कोई भी गांव और निवासी नहीं है, उनको पहले से ही विस्थापित कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से काफी ज्यादा तैयारी भी की गई है। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के लिए जितने भी कदम हो सकते हैं उनको उठाया गया है। डॉक्टर वार्ष्णेय, मार्च में कूनो गया था, तो ये जो इनक्लोजर बना है ये बिल्कुल ही अलग तरह का इनक्लोजर है। जैसे आप जू में इनक्लोजर देखते हैं और जगह देखते हैं, उस तरह का नहीं है। बहरहाल कुछ चिंताएं भी हैं कूनो के बारे में, पर ये चैलेंजेस है चीता इंट्रोडक्शन के, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले जब हमारे यहाँ चीता पाया जाता था तो उस समय उन एरियाज के अंदर टाइगर भी था, लेपर्ड भी था। तो इस तरीके से हमारे पास में जो पुराना रिकॉर्ड है उससे स्पष्ट होता है कि ये आपस में रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वहां पर प्रे एनिमल्स की कमी न हो और जो ग्रासलैंड है जिनकी की अभी तक कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं की गई है, उनकी स्थिति अच्छी की जाए। और जैसा आपने बताया कि वहां पर कोशिश की जा रही है, जो कटाई हो रही है और उससे रीग्रोथ होगी तो उससे बेटर होगा। और जब वहां पर किसी किस्म का विघ्न नहीं होगा और वहां पे जो जनजाति के लिए लोग थे उनको वहां से जब विस्थापित कर दिया गया है तो वहां के लोकल एनिमल की जो ग्रेजिंग थी उसका भी अब फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे भी ग्रास को उगने में सहायता मिलेगी। और देखिए, जो ग्रास का काम होता है वो मेरे ख्याल से एक दूसरा है कि किसी तरीके से छिपना और डिस्गाइज करना, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि इसकी शिकार करने की जो आदत है वो डिस्गाइज से नहीं है, क्योंकि इसके पास में जो सबसे बड़ा एक अपना गुण है वो है तेज रफ्तार। तो तेज रफ्तार की वजह से, जैसे कि टाइगर डिस्गाइज में करता है, छुपता है फिर झपट्टा मारता है, ये बड़ी स्पीड से जाता है और जानवर को पकड़ता है। तो इसको डिस्गाइज में रहने की कोई उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये अवश्य है कि कभी कभी ये लेपर्ड का और चीते का मुकाबला होता है और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी पाई गई हैं अफ्रीका में, वहां पर उन्होंने मार दिया गया है, लेकिन क्या हर एक को वो मारेंगे ऐसा नहीं है। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि एरिया के लिए भी वहां पर एक जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पर साथ में जो और एरिया है कूनो के उसको ऐड किया जा सकता है और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है उसको और बढ़ाया जा सकता है।
डॉक्टर वार्ष्णेय, जो चीता आ रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है। टूरिज्म के अलावा इसमें कंजर्वेशन की नई चीजें आएगी सामने, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं, कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस एक रहेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेप भारत सरकार ने लिया है और पूरी आशाएं हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में चीता परियोजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम भारत की औद्योगिक विकास गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान 60% से अधिक था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत व्यवस्थित औद्योगिक नियोजन के बल पर बड़ी संख्या में भारी और मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है। देश में औद्योगिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1947 से 1980 के बीच पहले चरण में सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण क्रमिक रूप से बढ़ाया। 1980 से 1997 के बीच दूसरे चरण में वर्ष 1992 तक अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उपाय किए गए और फिर उसके बाद उदारीकरण की प्रक्रिया अधिक केंद्रित होती गई। प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा भारत की औद्योगिक क्रांति के पहले वास्तुकार और भारतीय विमानन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने जिन उद्यमों की स्थापना की वो अब टाटा समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I think that from a technological point of view, management point of view, Indian industry, at least big industry today, is a very different animal to what it was when I first became a director of Tata's. There is a quality consciousness that didn't exist in the old days. We mustn't forget that it's not so long ago, perhaps 100 years ago, when nobody would touch a Japanese product. Now they are the leaders, perhaps in most products, largely on the basis of quality. So, first of all, there is a big change. Then labor. What are we talking about with the dominance of the union, backed by the politician? There is no opportunity to exploit labor. आजादी के बाद लौह और इस्पात उद्योग ने तेजी से प्रगति की। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम और सेलम संयंत्र बाद में स्थापित हुए। भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास की यात्रा शानदार रही है। स्वतंत्रता के समय इस्पात का उत्पादन मात्र 10 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 12 करोड़ टन हो गया। इंजीनियरिंग, सीमेंट, रसायन और उर्वरक उद्योग भी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज इंजीनियरिंग, सीमेंट, रसायन और उर्वरक उद्योग भी ऐसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं जिनमें स्वतंत्रता के बाद तेजी से प्रगति हुई। कृषि आधारित उद्योगों में आने वाले कपड़ा, चीनी, कागज और वनस्पति तेल उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं। भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा और अपनी श्रेणी में बुनियादी ढांचे के सर्वश्रेष्ठ निर्माण के लक्ष्य के साथ ये यात्रा जारी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेक इन इंडिया विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के कारण आज भारत विभिन्न देशों को बड़ी संख्या में औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 के सामने समावेशी और सतत विकास की गति को तेज करना प्रमुख चुनौती होगी। उन्होंने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए समुचित जलवायु वित्त सुनिश्चित करने की चुनौती का भी उल्लेख किया। This is a very, very important presidency year because there are global conflicts right now. There is a huge amount of restructuring of the global chains, supply chains. There is global debt, which is at an all-time high. And therefore, the challenges before the G20 are to accelerate the pace of inclusive and sustainable growth. There is a challenge of ensuring that there is climate action and that there is an adequate amount of flow of climate financing to emerging markets and developing countries. श्री अमिताभ कांत ने कहा कि सभी देशों को विकास की आवश्यकताओं के लिए सहयोग करना चाहिए और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित मात्रा में वित्त की आवश्यकता होगी। G20's challenge. The challenge is not merely on the health side, but accelerating the pace of the implementation of the 17 Sustainable Development Goals. Because if the world has to go forward, if the world has to grow and expand, it has to be inclusive and equitable growth. India has been saying that it has to be sustainable, but it has to be inclusive, it has to be equitable. And this growth needs to be accelerated by all countries of the world. और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल में आंशिक रूप से बादल या एक या दो बार बारिश हो सकती है। और मुकेश, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका, भारत और चीन की सेनाओं की वापसी की पुष्टि जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म करने की सफल पहल, अस्थायी ढांचे भी हटाए गए, पीछे लौटे भारत और चीन के सैनिक। बंगाल में भ्रष्टाचार पर भाजपा के विरोध मार्च के दौरान हुई झड़प, आगजनी और पथराव पर आज अधिकांश अखबारों ने विस्तार से समाचार दिया है। हरी भूमि के शब्द हैं, भ्रष्टाचार पर बंगाल में बवाल। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में मुखपृष्ठ पर लिखा है, कोरोना की दूसरी लहर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में लापरवाही का इशारा, समय पर कार्रवाई होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। अखबारों ने कैंसर और संक्रमण रोधी दवाएं सस्ती होने की खबर को भी महत्व दिया है। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है, दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन, अब मूल्य निर्धारण कानून के दायरे में आएंगी। पत्र लिखता है, जरूरी दवाएं जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी। जनसत्ता ने लिखा है, सूची में 384 दवाएं शामिल हैं। राजस्थान पत्रिका ने हिंदी दिवस विशेष शीर्षक से बड़ा आलेख पहले पन्ने पर दिया है। पत्र का मानना है, हिंदी भाषियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए हिंदी इंटरफेस बनाने पर मजबूर हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां। लिखा है, भाषा का चमत्कार, डिजिटल रोजगार क्षेत्र में बढ़ी हमारी पीढ़ी की रफ्तार। पत्र ने जानकारी दी है कि वेबसाइट पर भाषावार सामग्री की दृष्टि से शीर्ष 10 में हिंदी शामिल। पेंशन धारकों को राहत शीर्षक से कुछ अखबारों की खबर है, डिजिटल रूप में जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। हिंदुस्तान ने लिखा है, साल के अंत तक गगनयान की परीक्षण उड़ान होने की उम्मीद है। नवभारत टाइम्स ने मौसम के हवाले से लिखा है, दिल्ली और आसपास रात के तापमान में कमी आने लगी है, आज मौसम में और अधिक बदलाव दर्ज हो सकते हैं। पत्र लिखता है, रात की बारिश के बाद दिखाई दिया सुंदर नीला आकाश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला परीक्षण 2023 के अंत तक या 2024 के आरंभ में किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने डिजिटल भुगतान, स्वच्छता, टीकाकरण अभियान और महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी की विकास पहल की सराहना की।
ही आज हिंदी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। INS सतपुड़ा कई देशों के सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पहुंचा। और महिला क्रिकेट में भारत ने डर्बी में दूसरे T20 में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।